बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर मीडिया में खासी दिलचस्पी है। लगातार जो पत्रकार हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह तेजस्वी का इस्तीफ़ा हो और जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको लेकर भी अटकलें लग रही है। नैतिकता की दुहाई दी जा रही है कि अगर आरोप लगा है उन पर, एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की है तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। नैतिकता का तकाजा भी यही है, इस्तीफ़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि वही मीडिया जो तेजस्वी को लेकर इतना एग्रेसिव है, आरजेडी को लेकर एक्सेसिव है, जेडीयू गठबंधन को लेकर एग्रेसिव है, क्या तमाम बाकी दूसरे दलों के नेताओं को लेकर वो इतना एग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं? जब बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चुनाव आयोग में हलफनामा देकर 100 से करीब ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप नहीं है, केस भी दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, उनको लेकर ऐसे इस तरह के सवाल क्यों नहीं होते? क्या इसकी वजह किसी जाति विशेष के नेता होना है? क्या इसकी वजह पिछड़ी जाति का होना है, जिस तरह से तेजस्वी ने कहा है? मेरे साथ प्रिभांशु हैं जो सीनियर पत्रकार हैं और लगातार फेसबुक पर लिखते रहे हैं कि मीडिया ट्रायल को लेकर इनका एक अपनी ओपिनियन है। क्या लग रहा है प्रिभांशु कि आपने लिखा भी है कि अगर नैतिकता का तकाजा है तो उन तमाम नेताओं को इस्तीफ़ा देना चाहिए जो आरोपी है? मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? उमा भारती को सुप्रीम कोर्ट ने अभी आरोपी बनाने के लिए कहा है दोबारा से, केस भी वो लंबा मामला चला, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स पर गंभीर आरोप हैं, तो तेजस्वी को टारगेट करने की मीडिया ट्रायल की वजह क्या देखते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की जड़ में भाजपा है। अब आप कहेंगे भाजपा अगर कॉन्स्पिरेसी की जड़ में है तो फिर मीडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है उसे? तो ज़्यादातर मीडिया घराने कॉरपोरेट ग्रुप चलाते हैं। कॉरपोरेट ग्रुप का मतलब है कि जो ओनरशिप है वो किसी एक आदमी के हाथ में है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया के अलावा 5 और धंधे करता है, ठीक है? तो जो केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है, ये सारे कॉरपोरेट के जितने चैनल्स हैं वो उसके इशारे पे नाचते हैं। इसके अलावा जिस जाति की आप बात करते हैं वो भी इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। मीडिया में ज़्यादातर जो पत्रकार हैं वो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रोल प्ले करता है। भाजपा वाले हो सकता है उनको नहीं कहते हो कि तुम मेरे पक्ष में बोलो, लेकिन वो नेचुरल उनके बैकग्राउंड जिस तरह का है उनका, उसमें वो नेचुरली वही सपोर्ट करते हैं। प्रिभांशु, मैं भी थोड़ा बहुत, मैंने 5-6 साल काम किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मुझे नहीं पता किसी एडिटर को, संपादक को, प्रोड्यूसर को पैसे आते होंगे। घुसखोरी का मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। क्या वजह देखते हैं कि आरएसएस बीजेपी के प्रति उनकी सामाजिक सहमति होती है, वैचारिक सहमति होती है? इसकी वजह सिर्फ कास्टिज़म है या और कुछ है? देखिए, जिस तरह से परवरिश होती है हमारे सोसाइटी में, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग होते हैं उनको मैं जनरल कैटेगरी कहता हूँ, सवर्ण समाज। हाँ, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन उनका नेचुरल इंक्लिनेशन बीजेपी की तरफ आजकल है। पहले कांग्रेस की तरफ हुआ करता था, लेकिन जब से ये बीजेपी का राइज़ हुआ है, बीजेपी का उदय हुआ है, उसके बाद से उनका रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा देखने को मिला है। वो नेचुरल है। इससे तो पत्रकारिता को खतरा है ना। फिर आपका कोई नेता आप पर हमला करवा सकता है। कोई ओबीसी का नेता है, लालू यादव, मुलायम, मायावती, इन्हीं को आप आरोप हैं, ठीक है, कोर्ट सज़ा भी दे, जुडिशियल सिस्टम है। मीडिया ट्रायल जिस तरह से होता है वही पत्रकार होते हैं, उनको सारे आरोपियों के साथ इस तरह का मीडिया ट्रायल करना चाहिए था। तो क्या जो संपादक स्तर के लोग होते हैं, क्या वो भी जातिगत आधार पर सोचते होंगे? कुछ तो फेयर करने की कोशिश करते होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बायस होता है। दूसरा होता है जो मैंने बताया कि बिज़नेस इंटरेस्ट्स, जो मीडिया घरानों के मालिक हैं उनके बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं, तो इसलिए वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं। कुछ पक्ष में बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पक्ष में बोलते हैं और प्रवक्ता ही बन जाते हैं, ठीक है? तो जड़ में यही दो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, लेकिन फिर भी वो आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। अगर हम केसेस को छोड़ भी दें तो भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, काफ़ी कम्युनल रहा है। उनके जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य भी खुद उन पर मर्डर का केस है। इसके अलावा तमाम और तरह के केस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मर्डर का केस है। इसके बावजूद वो डिप्टी सीएम हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो जो विक्टिम होते हैं क्राइम के, उनको वो इंसाफ दिला पाएंगे? लेकिन हमने देखा कि मीडिया में ब्लैंकेट साइलेंस था। पहले मीडिया को लेकर एक परसेप्शन था कि ये कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही तो ये कांग्रेसवादी है, कांग्रेस को फेवर करता है, बीजेपी के पक्ष में लोग बातें हो रही है।
जो बाकी रीजनल्स पार्टी हैं जिसमें गैर सवर्ण की संख्या कम है, जनरल कैटेगरी की लीडरशिप नहीं है, उसको लेकर मीडिया में एक बायसनेस होती है, ऐसा आपको लगता है या ये भी आरोप निराधार है? निराधार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं, सवर्ण नेता हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा नहीं मचता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और वो मचता भी तभी है जब अगर वो आरजेडी का हो, जेडीयू का हो या किसी और पार्टी का हो तो होता है, लेकिन बीजेपी का होता है तो नहीं होता है, तो कोई मतलब हंगामा मीडिया में नहीं होता है। नितिन गडकरी के खिलाफ सिंचाई घोटाले में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। अब कितना आरोप ही कह रहे हैं हम, आरोप में कितना सच है, हाँ, वो कितना तो जांच झूठ है, ये का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आरोप है। तेजस्वी पर भी आरोप। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि सिंचाई घोटाला भी कभी हुआ था और उसमें नितिन गडकरी पर आरोप भी है। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं बायस दिखाता है मीडिया का। सीबीआई को लेकर सवाल उठते हैं कि सीबीआई इंतजार करती है कि जो आरोपी है, अगर आरोपी बनाना भी है तो वो सत्ता से दूर जाए, लेकिन एक खास सवाल ये पैदा होता है कि जो सत्ता से दूर हों और वो पावर सेंटर में नहीं हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। मीडिया की इसमें अहम भूमिका होती है। मान लीजिए तेजस्वी के यहाँ, लालू यादव के यहाँ घर पर रेड पड़ता है, वो पहले से मीडिया मौजूद होती है, तो क्या कहीं से लीक होता है या जानबूझकर एक जो नुकसान पहुँचाना है, जो पब्लिक इमेज है उसको नुकसान पहुँच, जैसे मीडिया ने, अखबारों ने जिस तरह से पिछले 7-10 दिनों से हो रहा है, एकदम डाल दिया लोगों के दिमाग में कि भाई लालू यादव से बड़ा करप्ट कोई आदमी ही नहीं है, जबकि यहाँ करोड़ों माल्या हों। जो आपने सिंचाई घोटाला की बात कही, अभी एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक जो हैं सुभाष चंद्रा, उन पर बात आई थी 1200 करोड़ की। तो ये सब खबरें नहीं बन पाती, तो एक परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की जाती है मीडिया के थ्रू कि जो मायावती, मुलायम जैसे नेता है वही सिर्फ करप्ट है, बाकी सब दूध के दूल्हे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब आप सीबीआई की प्रेस रिलीज़ वगैरह देखेंगे या सीबीआई का पूरा जितनी भी प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की है वो आप देखिए, उसमें कहीं भी नाम नहीं लिखा होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ मतलब कितने कितने करोड़ का, जैसे मीडिया में आता है कि 8,000 करोड़ रुपए का मामला है ये सीबीआई वाले भी नहीं कहते हैं, ये मीडिया का अपना गढ़ा हुआ होता है। 8,000 करोड़, अगर वो होगा 800 करोड़ तो उसको बताएंगे 8,000 करोड़। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से पर्सन के यहाँ छापेमारी हुए, किन किन ठिकानों पे, वो नहीं उसमें डिटेल्स होता है, लेकिन ये मीडिया वालों को खुद ही पता चल जाता है। ठीक है, तो या तो वो खुद, तो खबरें लीक होती या तो वो खुद गढ़ते हैं या सीबीआई में कोई सेलेक्टिव लीक करता है। ठीक है, सीबीआई बहुत सारे मामलों की जांच करती है, लेकिन सीबीआई रेड करेगी, रेड तो एक गुप्त एजेंडा होता है जिससे कार्रवाई होती है, मीडिया वहाँ पहले से मौजूद होता है। इस पर भी सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं एक छवि खराब करने की भी कोशिश होती है साथ साथ, क्योंकि यहाँ केस चलता रहता है, वो कोई भी नेता होता, बहुत कम मामलों में फैसले आते हैं। 1-2 मामलों में फैसले आ जाते हैं, लालू यादव में आ गए हैं और एक बंडारू लक्ष्मण थे, उनके मामले में फैसले आ गए, बहुत सारे मामलों में नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए? इससे तो पूरी मीडिया जो है वो जाति के आधार पे बहुत विडम्ब, नेशनल दस्तक में चला रहा हूँ, उसमें मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें रखता हूँ एकदम जातिगत आधार पे, क्योंकि ये विक्टिम है, इनकी खबरें नहीं चलती थी। ये तो एक खतरा है मीडिया के लिए कि हम पहले हम मजहबी तौर पर बटे हुए थे, पार्टी वाइज बटे हुए, और अब जात के आधार पर जब आलोचना होने लगेगी तब तो पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें 2% भागीदारी नहीं है गैर सवर्णों की, लोग खारिज करेंगे। क्या इस खतरे को वो पत्रकार समझ रहे हैं? इसीलिए जिनको हम सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनको मैं पर्सनली मेन स्ट्रीम नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें देश की जो एक बड़ी आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पत्रकार के तौर पे भी नहीं है, एडिटर के तौर पे भी नहीं है और ख़बरों के मामले में भी नहीं है, तो मैं उसे मेन स्ट्रीम नहीं मानता हूँ। मेन स्ट्रीम मानूंगा मैं नेशनल दस्तक जैसे वेबसाइट्स को, या फिर दूसरे जो इस तरह के जो बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म खड़े, बहुत सारे आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे देश की आबादी, बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे जुड़ी खबरों को दिखाते हैं, तो मेन स्ट्रीम मैं उन्हें मानूंगा। ठीक है, मैं वो किसी जो मेन स्ट्रीम चैनल आप लोग जिसको कहते हैं, मैं उसको मेन स्ट्रीम नहीं मानता। पत्रकारों को इस तरह के खतरे हैं, मैं जानता हूँ कल उन पर हमला हुआ है, किसी पर भी हमला होगा, हमले बढ़ जाएंगे, ये ठीक संकेत नहीं है, मैं अच्छा नहीं मानता। किस तरह की सावधानी बरतनी होगी पत्रकारों को, किस तरह से उनको अपने प्रोफेशन के प्रति नैतिक होना होगा कि वो सबसे एक तरह का सवाल करने का गट्स लाए। आप एक तरफ नेता के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, दूसरी तरफ नेता के पीछे माइक लगाते हैं, तो ये तो परंपरा तो शुभ संकेत नहीं है। दोनों ही मामलों में जो पत्रकार हैं उनका बायस खुल के सामने आ जाता है। अगर वो मार खा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर वो सेल्फ़ी ले रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। ना तो उनको मार खाने वाला काम करना है
ना नेताओं को ये ऐसा काम करना चाहिए कि पत्रकार पिट जाएं। नेताओं को भी आदत डालनी चाहिए कड़े सवालों के सामना करने की। हमारे बड़े नेताओं में ये आदत दिखती ही नहीं है। तो वही हुआ, तेजस्वी जी को आदत थी हमेशा अच्छे सवाल सुनने के, थोड़ा टफ सवाल सुना उन्होंने, अपने खिलाफ कुछ आरोप मीडिया में आए तो बस भड़क गए। अब वो भड़के या उनके सुरक्षाकर्मी भड़के, पता नहीं, उनके इशारे पे ही उस समय तो तेजस्वी थे भी नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बाहर निकल रहे थे। तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम के पास सॉफ्ट सवाल तो कभी आते ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मीडिया है ही नहीं, लेकिन फिर भी आलोचना की जगह होनी चाहिए। ट्रंप कहता है कि भारत में मीडिया बहुत अनुकूल है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, इसको कैसे लेते हैं? इससे बड़ी मजाक की बात क्या हो सकती है? कि अनुकूल है, ये किसी मीडिया के लिए कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। ये मीडिया के लिए शर्म की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कि आपका मीडिया तो आपके लिए बड़ा अनुकूल है। इसका मतलब है कि हम अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने सरकार की मनपसंद खबरें चला रहे हैं, हम अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब है ना, क्योंकि अगर हम सवाल करते तो यहाँ की सरकार हमसे चिढ़ती। तो ट्रंप साहब ये कभी नहीं कह पाते कि आपका मीडिया तो आपके अनुकूल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट कतई नहीं है, मीडिया को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। प्रियांशु, सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम लोग अपने साख बचा के रख सकते हैं? कैसे लोग हम पर ट्रस्ट करें कि हम जाति, मजहब और मतलब पार्टी विशेष से ऊपर सिर्फ पत्रकार हैं, और जो सरोकार के सवाल हैं, चाहे वो कोई भी हो, आरोपी जो भी हो, उससे सवाल पूछे जाएँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सवाल पूछे जाएँ, ये कैसे होगा? बहुत मुश्किल हालात हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने नेता हैं, हम सबके लिए समान दृष्टि अपनाएं, सबको समान नज़र से देखें। जितना प्रेम उमड़ता है मोदी जी के लिए, उतना ही प्रेम उमड़ना चाहिए लालू जी और तेजस्वी जी के लिए भी। प्रेम उमड़ना ही नहीं चाहिए किसी हाँ, के लिए। और जितना हम खिंचाई करते हैं लालू जी का या तेजस्वी जी का, उतना ही खिंचाई मोदी जी का भी करना चाहिए। तो ये समान दृष्टि अपनानी चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, अब मोदी करवा रहे हैं दिन भर चैनल पे, और एक तरफ किसी को दिन रात माइक ठूसे हुए हैं कि जवाब दो, इस्तीफ़ा कब दोगे। तो ये सब नहीं चलने वाला, इससे मीडिया अपना नुकसान खुद कर रही है। एक राजनाथ सिंह का एक बयान आया था बहुत पहले, जब सुषमा स्वराज और ललित मोदी वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, कि एनडीए में इस्तीफ़ा नहीं होता है। फिर ये लोग किस नैतिकता के आधार पर, उधर पत्रकारों को तो सवाल पूछना चाहिए था, फिर पत्रकार इस बात को कोट भी कर सकते थे कि इस्तीफ़ा हो तो नैतिकता के आधार पर, सारे अच्छी बात है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा हो। तो वायस जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको जनता भी समझने लगी है। तो ऐसे में तो तेजस्वी यादव भी कल बहाना बनाएंगे, और बीजेपी वाले के पास तो बहाना है ही। तो पत्रकारों के पास क्या सोल्यूशन बताओ? उनको ऐसी न बताए कि वो बीजेपी से ही पूछेंगे तो वहाँ भी पीटेंगे, तेजस्वी के यहाँ भी पीटेंगे, तमाम लोग पीटना शुरू कर देंगे। तो ये जो खतरा है, ये पत्रकार क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, पहले पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हुआ करती थी, अब पॉलिटिक्स इन रिपोर्टिंग हुआ करती है। अब पॉलिटिक्स इन रिपोर्टिंग हुआ करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बीजेपी के जिन नेताओं के खिलाफ भी आप नेगेटिव खबरें देखते हैं ना, उसमें भी एक पॉलिटिक्स होती है। आजकल आप देखते होंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ नेगेटिव खबरें चलती हैं, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा वो खबरें देख करके कि बीजेपी के खिलाफ मीडिया बहुत निष्पक्ष है और देखो बीजेपी के खिलाफ भी खबरें दिखा रहा है। वो खबरें इसलिए दिखा रहा है ताकि योगी की छवि मोदी की छवि से बड़ी ना बन जाए। व्यापम में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जितनी खबरें आती हैं, आनी चाहिए, वो बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन वो तभी आती हैं जब मोदी जी की छवि को बड़ा बनाना होता है। तब वो सामने रखते हैं शिवराज को या वसुंधरा राजे को। आपने देखा होगा 2 दिन पहले चैनलों पे चल रही थी खबरें, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिक्स इन रिपोर्टिंग है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। और कुछ बारीक बातें बताइए, बड़ी अच्छी बात है ये, समझिए। एक पत्रकार के तौर पे प्रियांशु हैं और बड़े एजेंसी में नौकरी भी करते हैं, काम भी करते हैं, बारीक नज़र रखते हैं। और देखिए, नेता के पीछे भी नेता लगा हुआ है, और उसमें पत्रकार मतलब टूल हैं। हाँ, बिल्कुल टूल हैं। मैंने तो एक आर्टिकल भी लिखा था, हालांकि वो आर्टिकल था क्राइम रिपोर्टर्स पे स्पेसिफाई करके, लेकिन आज की तारीख में वो हर जगह लागू हो रहा है। चाहे वो बिज़नेस रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, कोई भी रिपोर्टिंग आप ले लीजिए, आज की तारीख में पत्रकार महज एक टूल बन के रह गया है, ठीक है। नेता उनको यूज़ करते हैं, CBI वाले उनको यूज़ करते हैं, दिल्ली पुलिस उनको यूज़ करती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है, और सब सेलेक्टिव लीक करवा के आप देखते होंगे, सुनते होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आती है। ये सूत्र कौन होते हैं? हाँ, सूत्र क्यों इतना इंटरेस्टेड रहता है किसी पत्रकार को कोई खबर बताने में?
पत्रकार को तो खुद चाहिए कि वो खबर निकाले, लेकिन सूत्र लीक करते हैं और वो चलाते हैं। ठीक है, तो ये पत्रकारिता का ये रूप अगर रहेगा तो आप मानिए कि एक बड़ा तबका जो है वो मीडिया पे भरोसा नहीं करेगा। देखिए, ये पत्रकारिता के अपने खतरे हैं और उन्हें समझना पड़ेगा। मैं इस पक्ष में ज़रूर हूँ कि इससे पहले इतना ट्रांसपेरेंट मीडिया भारत में कभी नहीं थी, इससे पहले और हालात ख़राब थे। हाँ, इससे बेहतर होने की ज़रूरत है। जब आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करेंगे, इवन पाकिस्तान की पत्रकारिता देखेंगे, वहाँ के पत्रकार इससे ज़्यादा खतरे उठा रहे हैं। भारत में एक पार्टी विशेष को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी वजह मेरी अपनी जो समझ कहती है वो है चूँकि हमारी पूरी परवरिश अपने देश में जातिगत रूप से होती है। सामाजिक रूप में जो हमारी परवरिश होती है उसमें धर्म, जाति एक अहम मुद्दा है। हो सकता है इस वजह से भी पत्रकारों में एक वायसनेस हो, लेकिन ज़रूरत है कि इसे ठीक किया जाए, दूर किया जाए, क्योंकि पत्रकारिता भी ज़रूरी है। तभी जाके आपका डेमोक्रेसी और मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। लेकिन जिस तरह से एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही नैतिकता के पैरामीटर्स को लेकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, उसमें जो देश का नागरिक है, जो एक बड़ा तबका है, वो आप पर भरोसा जिस दिन खो देगा। और सोशल साइट्स के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में अब कोई बातें छुपी नहीं रहती। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम तमाम पत्रकारों को कि हम अपनी नैतिकता बचाए रखें, तभी जाकर हम दूसरे के से नैतिक सवाल पूछ पाएंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।